सो लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, इट इज़ अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस। और हमने ये देखा था कि बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस जिसको हम बेसिकली थ्रू जो है वो पाई थ्योरम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि हम बेसिकली डिफरेंट पाई टर्म्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, दिस पाई टर्म्स आर ऑल नॉन डायमेंशनल टर्म्स जो हमें हेल्प करती हैं टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ अ फ्लो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इससे एक हेल्प हमें ये मिल जाती है कि अगर हमें किसी भी फ्लो के एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। और उसमें हमें जो है वो इजी इसलिए हो जाता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या सिमुलेशंस करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो फिर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड ये होता है कि इसी अगर हम जो नॉन डायमेंशनल हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे होते हैं जिसको हम पाई टर्म्स कहते हैं, अगर हम पाई टर्म्स को इक्वेट कर लें, ठीक है, इक्वेट से मतलब है कि अगर हम एक हमारे पास लेट्स सपोज एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है डी, ठीक है, और एक इसी साइज का सेम सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 2 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करूं और इस तरह से हो कि जो रेनॉल्ड नंबर 1 का हो वही रेनॉल्ड नंबर 2 का आ जाए, ठीक है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर 1 इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर 2। ठीक है, वो कैसे हो सकता है पॉसिबली? अगर मैं डायमीटर इंक्रीज किया है, ठीक है, तो मुझे सेकंड वाले केस में वेलोसिटी को जो है वो हाफ करना होगा। ठीक है ना, जब भी मैं कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे अगर मैं v/2 कर लूँ तो दोनों केस में हमारे पास रेनॉल्ड नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस सेम सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, लेकिन उसका जो बेसिकली रेशियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हमें जो इस जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और जो लॉज होते हैं जिसके थ्रू हम ये स्केल कर रहे होते हैं कि भाई ये वेलोसिटी को हाफ करना है या हमें जो है लेंथ को हाफ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम पढ़ते हैं स्केलिंग लॉज। ठीक है, तो स्केलिंग लॉज क्या होते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, अभी से इतना अंडरस्टैंड करें कि इसकी बेसिस पे हम जो किसी और ज्योमेट्रिक किसी और मॉडल का जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो उसका बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मैंने प्रॉब्लम करवाई थी उसी से सिमिलर एक और प्रॉब्लम है। मैं इसको समझाता हूँ इस स्लाइड को। लेकिन अब जो हम करेंगे वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है टेको इंटरनेशनल, ठीक है, टेको इनकॉर्पोरेशन। तो उसने जो बेसिकली एक मॉडल सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन किया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड उसकी जो रेवोल्यूशन पर मिनट है वो हमें गिवन है 1160 आरपीएम है। ठीक है, अच्छा, जो डायमीटर है इस पंप का वो हमारे पास मौजूद है कि इम्पेलर का डायमीटर है। अच्छा, थोड़ा सा समझा दूं कि आप लोग इसको अपने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में इन टाइप्स के पंप्स को पढ़ोगे विच इज इनको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली वर्क किस तरह से करते हैं कि इनके पास ये एक इम्पेलर होता है। इम्पेलर हम उस चीज को कहते हैं जो रोटर है। ठीक है, जैसे कल का आपने एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल में सॉल्व किया था टेस्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, यहाँ ब्लेड्स लगे हुए थे। ठीक है, ये ब्लेड्स जिस डिस्क के ऊपर माउंट होते हैं उसको हम इम्पेलर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जो यहाँ से फ्लो आ रहा होता है वो इस जो आपको इसको हम कहते हैं आई ऑफ द हब। ठीक है, तो इस आईज ऑफ द हब से जो है ना आपके पास फ्लो एंटर होता है एक्सियली, और फिर इस ब्लेड्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और फिर ये फाइनली जो ये कॉन्वोल्यूट, इसको इनवॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, इस वॉल्यूट केसिंग की वजह से आगे जो है वो प्रेशर, हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो फिर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, सर ये फिर से समझा दें सर ये वाली बात। जी बेटा, ये फिर से समझा दें कैसे बाहर जाता है ब्लेड से। ये आप जब फ्लो एंटर होता है वो तो यहाँ से होता है, जो इसका ये एक्सियली होता है, मतलब नॉर्मल टू दी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से फ्लो एंटर होगा, इस ब्लेड से पास होगा। ठीक है, मैं एक ब्लेड ले लेता हूँ। ठीक है, इस ब्लेड से पास होगा, यहाँ से इसकी जो कर्वेचर की वजह से इसकी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो इसको क्या करेगी, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगी। ठीक है, और फिर वो ये राउंड, ये जो आपके पास इसको हम कहते हैं वॉल्यूट केसिंग। ठीक है, इस वॉल्यूट केसिंग से फर्दर फिर वो स्पाइरल होता हुआ इस तरह से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, सही है सर। बेसिकली इसका जो इसका ज्योमेट्री है वो इस तरह से डिजाइन होती है कि उसके प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो नाउ
अभी जो हमें गिवन क्या है, हमें ये इम्पेलर का डायमीटर गिवन है, यानी कि ये जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, जिस पे ब्लेड्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसका डायमीटर मुझे गिवन है, ठीक है। प्लस सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये एक सर्टेन आरपीएम पे वर्क करेगा, तो हमें इसकी आरपीएम गिवन है, ठीक है, ये इस ओमेगा पे मूव कर रहा है, ठीक है। थर्ड, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर, ये जो आपके पास जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ताकि हम कोई प्रॉपर्टीज को देख सकें। एंड नेक्स्ट हमें जो है वो एक सेट ऑफ डाटा गिवन है, ठीक है। ये इन्होंने खुद से अपना मॉडल जो था उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि फ्लो रेट अगर इतना होगा तो इस पंप के अक्रॉस जो प्रेशर चेंज होगा वो इतना चेंज होगा, 36 होगा, ठीक है। अगर फ्लो रेट और फर्दर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो जो प्रेशर चेंजेस आएंगी वो ये इस नंबर की आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके पास एक बिहेवियर है जो डिफरेंट फ्लो रेट्स पे इन्होंने जो है वो कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है, सबसे पहले तो हमने एक पाई टर्म्स डिजाइन फाइंड करनी है, कैसे कि इस तरीके से कि जो चेंज ऑफ प्रेशर है, ठीक है, या प्रेशर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो उसका जो वो किसका फंक्शन है, वो डेंसिटी का, फ्लो रेट का, डायमीटर का और उसका जो आरपीएम है, ठीक है, इन चारों का फंक्शन है। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट प्रॉब्लम में कि हम इस स्टेज पे वी डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप खुद से जो वेरिएबल्स हैं उनको सेलेक्ट करें, ठीक है। सो इन एवरी प्रॉब्लम ये वेरिएबल्स तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो यूज द पाई थ्योरम टू रीराइट द फंक्शन इन द डायमेंशनलेस पैरामीटर्स फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको डायमेंशनलेस पैरामीटर फॉर्म में करूंगा तो यू एक्सपेक्ट कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये 4 से कुछ ना कुछ नंबर्स रिड्यूस हो जाएंगे। वो कितने होंगे वो हमें पाई थ्योरम बताता है कि वो कितने नंबर्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्लॉट द गिवन डाटा इन दिस डायमेंशनलेस फॉर्म, ठीक है। तो वंस आपके पास वो डाटा आ जाएगा, ठीक है, तो वो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि वो जो डाटा होगा उसमें कुछ जो प्लॉट होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा या कोई एक टर्म्स होंगी यहाँ पे, ठीक है, इसके डिवीजन में। इस तरह से क्यू होगा उसकी भी डिवीजन में, क्योंकि मैं क्यू को जो है वो रिपीटिंग वेरिएबल इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि क्यू जो है यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट फंक्शन शो किया गया है, जिसके ऊपर पूरा जो डेल्टा पी का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं क्यू को रिपीटिंग वेरिएबल ले लूंगा तो क्यू भी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा प्लॉट बनाऊंगा उसके अंदर पी जो डेल्टा पी वाई टर्म है उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अभी इस बात को अगर समझ में नहीं आई है तो होल्ड करना, जब मैं प्रॉब्लम कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन, हमने पॉइंट बी में क्या करना है। पॉइंट बी में हमने ये करना है कि हमारे पास एक सिमिलर पंप है, इट इज डिजाइड टू यूज द सेम पंप, ठीक है, रनिंग एट 900 आरपीएम टू पंप द गैसोलीन, ठीक है। अब हमने इसको सेम पंप को यूज करना है, ठीक है, बट अब हमारे पास जो फ्लूइड है वो चेंज हो गया, वो है गैसोलीन हो गया, ठीक है। तो नॉट ओनली दिस कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है वो सेम फ्लूइड जो है वो अगर उसमें कोई और वैल्यू आ जाएगी तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ जब हमारे पास नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि अगर हमारे पास अगर फ्लूइड चेंज करते हैं जैसे गैसोलीन कर दिया, ठीक है, तो उस केस में फिर जो हमारे पास प्रेशर राइज होगा, ठीक है, डेल्टा पी, वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को विद दी डायमेंशनल टर्म्स, ठीक है, और फिर मैं आगे जाके पॉइंट भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइड है मैंने स्किप की है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको प्रॉब्लम के बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो वंस आपने ये काम कर लिया, नाउ वी नीड टू फिगर आउट जो हमारे पास बकिंघम पाई थ्योरम है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड वो तो आपको प्रॉब्लम में खुद से स्पेसिफाई कर दिए गए कि हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डी जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये वाले जो है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने सब फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 वेरिएबल्स हैं, तो के की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 5 होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता था, हमें सेकंड स्टेप में करना होता था कि जो भी वेरिएबल है उस हर वेरिएबल की स्पेसिफिक जो डायमेंशंस है उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर्स की डायमेंशंस मैंने लास्ट में आपको समझाई थी कि हो गया ml-1 t-2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हमेशा जो है फोर्स ओवर एरिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लास्ट टाइम आपको जो है वो कैलकुलेट करके भी बताई थी सर जी। सर ये
4 नहीं होगा, डेंसिटी क्यू डी और ओम्स 4 होगा ना, कि ये 5 है? 4 डिपेंडेंट और सो 4 इंडिपेंडेंट और 5 पार्ट्स में जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमने पिछले तो भी दफा लिख काम किया था, ठीक है, उसमें भी आप नोटिस करो कि मैंने सारे वेरिएबल्स लिए थे, इंडिपेंडेंट वाला भी सॉरी डिपेंडेंट वाला भी लिया था, ठीक है। तो एक ये था और 6 ये थे, तो टोटल 7 हो गए थे, सही है। k की वैल्यू ठीक है। भी 7 ली थी, ठीक है। तो हम सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी जब हम वो डायमेंशनल टर्म्स बनाते हैं, सॉरी नॉन डायमेंशनल टर्म्स जो बनाते हैं, उसमें जो आपकी डायमेंशनल वाली टर्म होती है, सॉरी डिपेंडेंट वाली टर्म होती है, उसको भी हम मतलब नॉन डायमेंशनल करते हैं, मतलब नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सारे वेरिएबल जो है इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डेंसिटी का आपको पता है ml-3 होता है, क्यू क्या होगा आपके पास, डायमेंशंस लेंथ की पावर क्यूब और टाइम, ठीक है, तो t-1 हो गया, ठीक है। d डायमीटर है, डायमीटर के लिए लेंथ का हम डायमेंशन यूज करते हैं, और ओमेगा जो है वो बेसिकली रेडियंस पर सेकेंड होगा, यानी कि रेवोल्यूशंस पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो वो सिंपल t-1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो स्टेप बहुत क्लियर था, इसमें कोई इशू नहीं था। जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने क्या करना था, रिड्यूस करना था नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, ठीक है। तो मैंने बेसिक आइडिया समझा दिया था, क्या है, टोटल वेरिएबल्स 5 है, ठीक है, और हमने बेसिक डायमेंशन देखनी है कितनी है हमारे पास। तो बेसिक डायमेंशन हमारे पास कितनी है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। सारे वेरिएबल चेक करेंगे कि कौन कौन सी डायमेंशन अपेयर हो रही है, मास अपेयर हो रहा है, लेंथ अपेयर हो रहा है और टाइम अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस डायमेंशन हमारे पास कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो 5 माइनस 3 जो हमारे पास पाई टर्म्स बनेंगी, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, पाई टर्म्स, 2 पाई टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब वो 2 पाई टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4, उसमें होता है सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स के मैंने समझाया था कि रिपीटिंग वेरिएबल्स आपकी हर पाई टर्म के अंदर जो है वो मतलब इंक्लूड हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा केयरफुली हमने देखना था, कुछ बातें मैंने समझाई थी। पहली चीज ये होती, ठीक है, सेम अगर किसी की चीज की सेम डायमेंशन है, जैसे लेंथ है और डायमीटर है, ठीक है, तो दोनों को नहीं लेना है, सिर्फ लेंथ को लेना है, ठीक है। सेकंड की चीज समझाई थी, जो भी आप वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन से डायमेंशनलेस टर्म बननी चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, इनको हम साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो एस ओवर बी टी जो है, ठीक है, ये एक नॉन डायमेंशनल टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके पास क्वांटिटीज है उनको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड जो हमने नॉन रिपीटिंग में सॉरी रिपीटिंग वेरिएबल के हमने कहा था, थर्ड स्टेप हमने समझाया था कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रेशर, प्राइस, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डेल्टा पी को भी हमने जो है वो अपनी रिपीटिंग क्वांटिटी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास 4 वेरिएबल है। अच्छा, रिपीटिंग क्वांटिटीज हो कितनी सकती हैं, ठीक है। रिपीटिंग क्वांटिटीज उतनी ही होंगी जितना आपके पास रेफरेंस डायमेंशंस हैं, ठीक है। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग का स्टेप क्लियर हो जाए, ठीक है। जितनी भी हमारे पास रेफरेंस डायमेंशंस हैं, रिपीटिंग जो वेरिएबल्स हैं हमने उतने ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 में से जो हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनमें से 3 जो होंगे वो हमारे रिपीटिंग बन जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, मैं जैसे मैंने पहले से कहा था आपको कि अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो, सिंपल वो चीजें चूज करो जो सबसे सिंपल है। एक ज्योमेट्री का यूज कर लो, ज्योमेट्री के लिए डायमीटर मैंने निकाल लिया, ठीक है। एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी यूज कर लो, वो डेंसिटी आ गई है, ठीक है, सॉरी डेंसिटी आ गई है। और लास्ट हम हमारे पास चॉइस रह गई आइदर क्यू और ओमेगा में से, क्यू और ओमेगा में से क्या यूज करें, ठीक है। तो आरपीएम यूज कर लेंगे। हाँ, आरपीएम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अगर मैं क्यू यूज करूंगा ना, तो जैसे मैंने समझाया था कि जब मैं प्लॉट ड्रॉ करूंगा, तो जो दोनों पाई टर्म्स होंगे उसमें क्यू दोनों में जो है वो उसके डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, ठीक है, या उसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो हम हमारा जो प्लॉट होगा उसमें वो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़े से मतलब आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। तो बेहतर है कि हम क्यू को ना लें, हम आरपीएम को ले लें। लेकिन एक बात मेरी मतलब प्लीज कंसिडर करें कि अगर मैं क्यू को भी लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा, मेरा जो रिजल्ट है वो फिर भी आएगा, ठीक है। यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, आप क्यू को रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने रीजन बता दिया कि मैं क्यों को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो बाद में प्लॉटिंग हो
वो क्यू उसमें इजी हो जाए। ठीक है, ये बात अभी आपको थोड़ी बिल्कुल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा उस वक्त समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो खैर सर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ नहीं आ रही सर मुझे। रिपीटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो हर पाई टर्म्स के अंदर आएंगे। ठीक है, मेरे पास मुझे 2 पाई टर्म्स बनानी है ना। ठीक है, 2 पाई टर्म्स बनानी है, तो जो पहली पाई टर्म होगी उसके अंदर डेंसिटी ओमेगा और डी। ठीक है, डेंसिटी ओमेगा और डी। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, और जो नॉन रिपीटिंग बचेंगे, ठीक है, नॉन रिपीटिंग हमारे पास कितने बच गए, एक क्यू बच गया। ठीक है, और एक डेल्टा पी बच गया। ठीक है ना, ये फिर 1 बाय 1 इंक्लूड होती जाएगी। जो पहली पाई टर्म होगी उसमें क्यू आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पाई टर्म होगी उसके अंदर रॉ ओमेगा डी और डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों है ना, ये हमेशा हर पाई टर्म्स के अंदर ऐड होंगे। जो भी आप रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करोगे वो हर पाई टर्म के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक हो गया? तो जी ओके, सो नाउ अब हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट हो गए। अब हम वो काम करेंगे जो लास्ट में हमने क्या कहता है, जो प्रोडक्ट्स की टर्म्स बनाई थी। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की टर्म्स हमने पहली पाई टर्म बनानी है। पहली पाई टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी चीज को मैं सॉल्व करूंगा विद डिफरेंट पावर्स ऑफ द ओमेगा। ठीक है, इसकी पावर ए ले लूंगा, इसकी बी ले लूंगा, इसकी सी लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं इसकी पावर्स क्या रखूं कि मेरे पास एक नॉन डायमेंशनल टर्म बन जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको अभी वेरिएबल कंसिडर कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्यू से और इसको इक्वेट करेंगे किसके, जहाँ पे हमारे पास मास, लेंथ और टाइम की जो वो टर्म्स हैं वो 0 आ गए। ठीक है ना, तो ये पहली पाई टर्म होगी जिसको हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली पाई टर्म सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पाई टर्म के अंदर हमारे पास डेंसिटी ओमेगा और डी लिखा है और क्यू को मैंने लिया है। ठीक है, डेंसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो आपने पहले जो टेबल बना लिया, एक दफा टेबल बना लोगे वो आपको हेल्प कर देगा, बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं कि क्या है। ठीक है, तो ml-3 हो गई, ओमेगा t-1 और लेंथ जो है हो गया। ठीक है, क्यू के लिए होगी L3 - t-1। अब मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या होनी चाहिए, ठीक है, ml-3, ठीक है, पावर a प्लस t-1 पावर b, लेंथ पावर c और l³ t-1, और इसको बराबर किसको होना चाहिए, नॉन डायमेंशनल टर्म पे। ठीक है, तो जो वहां पे हो जाएगा m0, l0 और t0। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात याद आई, आप लोगों को पहले असाइनमेंट में अक्सर लोग जो है ना वो जब नॉन डायमेंशनल टर्म निकालने को बोलो तो उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो टर्म 0 नहीं होती, उसकी पावर 0 हो जाती है जो भी डायमेंशन में। ठीक है, तो ये प्लीज जस्ट मुझे रिमाइंड हुआ था तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो मास की पावर्स हैं, ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। मास कहीं और अपियर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अपियर नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही टर्म में, तो एम ए हो जाएगा सिंपल। ठीक है, लेंथ की पावर को देख लेते हैं, लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, -3a। ठीक है, यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे मौजूद है +c। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ मौजूद है विच इज 3। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, सॉरी टाइम भी लिख लेते हैं फिर इक्वेट कर लेंगे। टी की पावर क्या हो जाएगी, -b और कहीं और -1। ठीक है, ये सब बराबर हो जाएगा m0, l0 और t0। ठीक है, अच्छा जस्ट एक चीज और आप यहाँ पे फोकस करें कि जो आपके पास नॉन रिपीटिंग वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर आपने सिर्फ वही लिखनी है, यानी कि उसकी जो पावर है वो चेंज नहीं होगी, वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा रिपीटिंग वेरिएबल जितने उनकी पावर, सॉरी नॉन रिपीटिंग वेरिएबल जितने उनकी पावर हमेशा 1 ही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास के लिए इक्वेशन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मास के लिए क्या बन जाएगी हमारे पास, a, ठीक है, इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, लेंथ के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो लेंथ के लिए हो जाएगी -3a प्लस c प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और जब टाइम के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है, टाइम के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी -b -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a तो 0 हो गया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो c आ जाएगा हमारे पास, a 0 हो जाएगा तो c हो जाएगा -3। ठीक है, तो सर एक और बार फिर से समझा दें। क्या सॉल्यूशन समझा दूं, ये पावर वाली। सर पावर वाली मतलब कि a = 0 समझ आ गया कि मास हमारा 0 है। ओके सर, ये पावर है। ओके सर, पावर है, सही समझ पावर पावर जो अब जब पावर, पहले हमने क्या किया, पावर्स बेस सेम करके, ठीक है, पावर्स को ऐड कर लिया। जहां पे भी बेस सेम करेंगे, लेंथ की जहां पे भी बेस है, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, जहां पे भी लेंथ की बेस होगी वहां पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है,
और ओके सर, थैंक यू उसको सर। फिर राइट हैंड साइड के बराबर कर लिया, ठीक है। अब ये तीनों जो इक्वेशन आ गई ये तो बहुत ईजी है। अब यू कैन अंडरस्टैंड के जो मेरी पाई टर्म है, ठीक है, अब पाई टर्म को मैं वापस राइट करूं तो क्या थी, डेंसिटी पावर ए, ठीक है, ओमेगा पावर बी, डायमीटर पावर सी और क्यू, ठीक है। तो पावर जब मेरे पास आ गई है तो ड्रॉ की पावर 0 हो गई है, ओमेगा की पावर जो है वो -1 है, डायमीटर की पावर मेरे पास कितनी है, -3 एंड क्यू, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्यू हो जाएगा हमारे पास ओमेगा ओवर डी क्यूब। जी मोइन बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम सलाम। बस मसला हो रहा था कि ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन बताओ। सर वो समझ नहीं आ रहा सर कि रिपीटिंग मतलब कैसे करेंगे और नॉन रिपीटिंग। सर रिपीटिंग को हम लोग वो फिक्स कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारा एक डायमीटर फिक्स्ड है, आरपीएम हमारी एक फिक्स्ड है, और एक मतलब कि सेम ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हम लोग उसको फिक्स भी तो कर सकते हैं ना रिपीटिंग को। देखिए रिपीटिंग वेरिएबल्स हमेशा हम वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं ना वो प्रॉपर मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर मेथड है वो तो मैंने आपको समझा दिया क्या है। वहां पे जो स्टेप नंबर 4 है, ठीक है, उसमें हमेशा हमने रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और रिपीटिंग वेरिएबल कितने होंगे इसकी भी क्वांटिटी प्रॉपर्टी डिफाइंड है कि जितनी भी हमारी रेफरेंस डायमेंशंस हमारे पास आ रही होंगी उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर सिर्फ लेंथ और टाइम आएगी तो 2 होंगे, मास लेंथ और टाइम तीनों आ रहे हैं तो तीन रिपीटिंग वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स मुझे इन चार में से सिलेक्ट करने थे जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो 4 में से मेरे पास 3 सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास चॉइस है आइदर मैं डेंसिटी, डायमीटर, ओमेगा कर लूं, ठीक है, आइदर मैं जो है वो क्यू, डी और ओमेगा कर लूं, ठीक है। और तीसरी चॉइस और क्या बन सकती है, क्यू, डी एंड डेंसिटी बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मुझे इसमें से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं वो फुलफिल कर ली, ठीक है ना। अगर उसमें से कोई भी कंडीशन वायलेट कर रही होगी तो मैं उसको, मेरा जो पाई टर्म है वो सही नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास जो चॉइस थी बहुत इजी हो गई थी करना, क्योंकि मुझे पता है क्यू को जो है ना मैंने एज अ प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने बाकी जो 3 है उनको एज अ रिपीटिंग वेरिएबल कंसिडर कर लिया, ठीक है। और इसमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर, जैसे कि अगर मैं मास डेंसिटी लूँ ml-3 आ रही है, डायमीटर लेंथ आ रहा है और ओमेगा जो है वो t-1 आ रही है, ठीक। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास हमेशा एक डायमेंशनल टर्म बनेगी, नॉन डायमेंशनल कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। साथ साथ जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी कि सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस की टर्म नहीं होंगी, यानी कि एल स्क्वायर की या एल क्यूब की टर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं लेंथ और डायमीटर ले लिया, ठीक है, दोनों की सेम आ रही हो, ठीक है। तो ये कोई भी हमारे पास जो है वो वायलेशन नहीं हो रही है जो मैंने तीनों क्वांटिटीज को कंसिडर किया, ठीक है। ओके, तो आप ये प्रॉब्लम जो है वो क्यू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही कहा है कि स्टिल जो है वो जो प्रोवाइडेड रूल्स हैं उनके अंदर रहते हुए आप वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई जो है वो कबात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ओके सर। नाउ वंस आपके पास ये पाई टर्म 1 कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। नाउ सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे फॉर पाई टर्म नंबर 2, ठीक है। पाई टर्म 2 में जो है वो सिर्फ मुझे क्या करना है, ये जो क्यू है इसकी जगह पे रिप्लेस करना है। जो मेरा रिमेनिंग वेरिएबल कौन सा रह गया था, डेल्टा पी, ठीक है ना। 5 वेरिएबल थे ना, 3 तो रिपीटिंग में चले गए, 2 जो है हम नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। पहला नॉन रिपीटिंग ये था क्यू, सेकंड नॉन रिपीटिंग हमारे पास डेल्टा पी है, ठीक है। अब इसको मैं अगेन उसी मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये तो सारी चीजें सेम है एक्सेप्ट सिर्फ डेल्टा पी की जो पावर थे वो चेंज हो गई हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मेरे पास इक्वेशन भी डिफरेंट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मास की जगह पे जो है वो a+1 की इक्वेशन बन रही है, लेंथ की जगह पे क्या बन रहा है, -3a+c-1, ठीक है। और टाइम की जगह पे जो इक्वेशन हो रही है वो क्या हो रही है, -b, ठीक है, n -2, और ये सब इक्वेट कर रहा है किसके, m0, l0 और t0, ठीक है। बस यहाँ से फिर आपके पास a+1 की इक्वेशन आ गई, -3a की इक्वेशन आ गई और -b की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a-1, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा b = -2 एंड c के लिए फिर हमारे पास जो टर्म सॉल्व करेंगे तो आ रही है -2, ठीक है। अब पावर्स का मैं सिखा चुका हूँ, अब इसी
पाई 2 टर्म्स के लिए मुझे क्या करना है, सॉरी पाई 2 टर्म के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे डेंसिटी की पावर मेरे पास कितनी आ गई है, -1, ठीक है। ओमेगा की पावर कितनी आ गई है, -2, और डायमीटर की पावर कितनी आई है मेरे पास, -2, ठीक है। इनको सॉल्व करूंगा तो आई गेट माई रिजल्ट फॉर डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी की टर्म आ गई रॉ ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ, अब इससे फायदा तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 7, ठीक है, इट इज ऑलवेज अ चॉइस, ठीक है। ये ऑलवेज आपके पास चॉइस है कि आप इसको करो नहीं करो। करोगे तो यू ऑलवेज कैन सी के जो मेरे पास पाई टर्म्स आई हैं, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। अगर मैं वापस डायमेंशन डाल के देखूं तो इसको नॉन डायमेंशनल होना चाहिए, जो भी मेरे पास पाई टर्म्स आई हैं, ठीक है। अगर वापस डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो मेथड कहता है कि ये पाई टर्म्स है, यानी कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तो जितनी भी पाई टर्म्स है वो हमारे पास नॉन डायमेंशनल आनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ चेक है, अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो कर लेगा उसके लिए अपना रिजल्ट वेरीफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। और फाइनली हम एक्सप्रेस क्या करते हैं कि जो आपके पास डायमेंशनल पाई टर्म है, सॉरी डिपेंडेंट पाई टर्म है, ठीक है, वो एज अ इंडिपेंडेंट पाई टर्म के फंक्शन के तौर पे लिखी जा सकती है, यानी कि जो डेल्टा पी ओमेगा स्क्वायर रॉ ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर की टर्म है वो फंक्शन है क्यू ओवर ओमेगा डी क्यूब का, ठीक है। अच्छा, अब ये जब टर्म हमारे पास मिल गई है हमें, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डाटा जो हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। डेल्टा पी ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई जो आपके पास डिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट है वो क्यू ओवर ओमेगा डी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ थ्रू एक्सेल या कोई भी सर आपके पास। जी सर वो एक स्लाइड पीछे जाइएगा। आगे सही पीछे। यस सर। सर पाई 2 तो हमारा वो डेल्टा पी अपॉन रॉ अच्छा अच्छा, रॉ सही 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 सही, मैं समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया, ठीक है, समझ गया क्या मसला हुआ। यहाँ पे डॉट 2 यहाँ पे सही है, समझ गया मसला। मैं जी सॉरी सर। मैंने चेक नहीं किया था स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, ठीक है, समझ गया मसला, ठीक है। ओके सर। थैंक यू फॉर काउंटिंग, मैं इसको सही कर दूँ, ठीक है। अच्छा, सही है जी। तो वंस आपके पास वो टर्म्स आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे ये डाटा गिवन था क्यू का और डेल्टा पी का, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, जो मेरे पास नॉन डायमेंशनल पाई टर्म है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। गैलन्स पर मिनट से मैंने यहाँ पे आपको जो है ना वो कन्वर्जन लिख दी है कि फीट क्यूब सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल जो है वो कांस्टेंट है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड किससे करना है इसको, ओमेगा से। ओमेगा मुझे गिवन था 1160 था, कन्वर्ट कर लूंगा, डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और डायमीटर जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 12.95 इंचेस है, ये भी हमारे पास 1.079 फीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डेल्टा पी को अगर मैं चाहूँ तो फिर वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं सब चीज़ें जो है वो फिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। डायमीटर भी फिट में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, जो है फ्लो रेट भी फिट में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए डेल्टा पी को भी मुझे फिट स्क्वायर पर सेकंड में, सॉरी पाउंड स्क्वायर पर फिट में, फिट पाउंड पर फिट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम इंच स्क्वायर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 144 से, ताकि हम पाउंड पर फिट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो सिंपल ये चारों कन्वर्जन यहाँ लिखी हुई है। ऑब्वियसली मैंने कोई और इसमें जो है ना मुश्किल चीज़ यहाँ पे नहीं की है। क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्यू की पहली वैल्यू एक टर्म बताया तो कैसा है कि जैसे पहली टर्म 200 है, ठीक है, 200 गैलन्स पर मिनट है, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.008 से, ठीक है। डिवीजन में ओमेगा चाहिए, ओमेगा आ गया 19.33, ठीक है। और डी क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर 1.079, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहली जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्यू को चेंज करते जाऊंगा तो मेरे पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। 5 कितनी है, 6 है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। डेल्टा पी कैलकुलेट करना होगा, तो डेल्टा पी के लिए भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 36, ठीक है, 36 को मैंने मल्टीप्लाई किया 144 से, फिर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ यहाँ पे वाटर है, ठीक है, पहला जो था, ठीक है,
पहले जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, उसको चेक कर लूँगा, 1.94 समथिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपके पास जो डेंसिटी है वो आ जाएगी, ठीक। डेंसिटी शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो डेंसिटी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। देन वी हैव ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 19.333, ठीक है। और ये फिर इसको हम डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1.079 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप फंक्शन फिट करके, मतलब एक ही दफ़ा सिर्फ ओमेगा चेंज कर, वो सॉरी डेल्टा भी चेंज करना है ना, तो ये सारी वैल्यूज आपको एक ही दफ़ा में आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से क्यू की वैल्यू भी सारी एक ही दफ़ा में आ जाएंगे, एक दफ़ा आप फंक्शन इनपुट कर लोगे तो, ठीक है। वंस आपके पास ये वैल्यूज आ गई तो मैंने सिंपल क्या किया, इनको प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब इसको प्लॉट करने से मुझे एक चीज़ फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अब वो सेकंड अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में कहा था कि सेम पंप हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया इसको, क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन तो मौजूद है नहीं, ठीक है, हमने सिंपल ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसको यूज करते हुए प्रेडिक्ट करना है बिहेवियर ऑफ द गैसोलीन पंप, ठीक है। हमने थोड़ा सा और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई रखने के लिए क्या काम किया कि टेम्परेचर्स को भी सेम रखा है ताकि टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट ना आए एज अ वेरिएबल हमारे पास, ठीक है ना। टेम्परेचर्स को सेम रखा है, सिर्फ गैसोलीन हमने फ्लूइड चेंज कर दिया ताकि हमारे पास डेंसिटी का इफेक्ट क्या हो रहा है वो पता चल सके, ठीक है। और रन कितने पे कर रहे हैं इसको, 400 गैलन्स पर मिनट पे कर रहे हैं, और आरपीएम भी हमारी इसकी जो है वो डिफरेंट है, 900 आरपीएम पे, ठीक है। ये वाला जो प्रॉब्लम रन कर रहा था वो 1160 पे कर रहा था, ठीक है। जो प्रॉब्लम रन करेगा वो 900 आरपीएम पे, ठीक है। अब विदाउट एनी ट्रबल मैं जो हमारे पास डायमेंशनलेस डाटा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसको यूज कर सकता हूँ टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ गैसोलीन। वो कैसे, सबसे पहले मैं गैसोलीन के लिए जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उससे नॉन डायमेंशनल जो क्वांटिटीज हैं उनको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो गैसोलीन जो है वो हमारे पास हमें फ्लो रेट गिवन है 400 गैलन्स पर मिनट, ठीक है। तो 400 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास वो टर्म थी 0.00002288, ठीक है। ये 0.228 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास फीट क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, ओमेगा से। जो गैसोलीन वाला पार्ट बी था वो रन कर रहा था 900 रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। तो मैंने इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है 60 से डिवाइड करवा, सेम बिहेवियर यहाँ पे भी आ गया, 15 आ गया, और 1.079 क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम था, ठीक है। इम्पेलर सेम था, ये लिखा हुआ था प्रॉब्लम में, ठीक है, कि हमारे पास इम्पेलर जो है दोनों केसेस में, ठीक है, इम्पेलर जो है दोनों केसेस में सेम है, सेम पंप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको सिमिलर डायमीटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर डायमीटर मैंने फिर यहाँ पे 12.595 इंचेस यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्यू ओवर ओमेगा डी की क्यूब की मुझे टर्म पता चल गई विच आ रही है 0.0472, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपने जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में मैंने ये जो नंबर है 0.407, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट किया कि ये 7 यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, और देखा है कि जो मेरा कर्व था ओरिजिनल, ठीक है, वहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू डैट मैं डेल्टा पी निकाल लूँगा, ठीक है। अब डेल्टा पी की टर्म जो आ रही है यहाँ पे और ये 5.4, ये मैंने 5.2 और 5.4, ठीक है। एक जो ग्रिड है वो 0.2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5.2 हो जाएगा, ये 5.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.4 जो है हमारे पास ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बन गया। तो क्या मैं इसे डेल्टा पी निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली मुझे सारी चीज़ें पता है। डेंसिटी भी मुझे गैसोलीन की 1.32 होती है, ये बुक में आपको स्टार्ट में गिवन है, अगर आप चाहें तो अपने जो टेबल हैं उनसे आप देख सकते हैं हमेशा, ठीक है। 1.32 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसोलीन की जो है, ठीक है, वो अराउंड अच्छा सॉरी उसमें हमारे पास फीट क्यूब में था, ठीक है। तो 1.32 यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये 60 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट 20 डिग्री के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास गैसोलीन की यहाँ पे जो है वो डेंसिटी मौजूद है, ठीक। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा गैसोलीन की डेंसिटी को, ओमेगा जो मुझे पता है कि वो 900 पर रन कर रहा है और डायमीटर जो है वो हमारे पास 1.079 है।
तो जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रेशर आ गया है वो 1867 या फिर 12.96 पाउंड पर इंच का, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करूं दोनों रिजल्ट्स को, 400 पे जब हम वाटर के साथ रन कर रहे थे तो इतना प्रेशर राइज हो रहा था, ठीक है। जब हम गैसोलीन के साथ रन कर रहे हैं तो फिर वो आपके पास रिजल्ट जो है वो प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, 12.96 हो गया, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमने एक ही इम्पेलर को यूज करते हुए, ठीक है, हम एक ही डाटा को यूज करते हुए हम दूसरे जो पंप है उस या दूसरा जो फ्लूइड है उसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है, व्हाट इफ कि अगर मैं आपको कहूँ कि डायमीटर इम्पेलर का चेंज हो गया, जो है ज्योमेट्री ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज्योमेट्री सेम है, 12.95 इंच के बजाय आपके पास डायमीटर, लेट्स सपोज मैंने कहा एक ऐसा पंप है जिसका डायमीटर 14 इंच है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, ठीक है। तो स्टिल आप जो है ये डाटा यूज कर सकते हो, वहां पे जो आपके पास जो Q की वैल्यूज होंगी, ठीक है, वहाँ पे डायमीटर चेंज करके आप ये नॉन डायमेंशनल टर्म्स को जो है वो इक्वेट करके निकाल सकते हो कि डेल्टा पी कितना चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस इज काइंड ऑफ फ्रूटफुल, क्योंकि आप सिर्फ एक ही डाटा के थ्रू हमने दूसरा जो फ्लूइड है उसका जो है वो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग दी, मतलब विदाउट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं किया, हमने गैसोलीन वाटर के लिए परफॉर्म किया और गैसोलीन के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस सब प्रोसेस में आगे एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिमिलिट्यूड एनालिसिस, ठीक है। अब सिमिलिट्यूड एनालिसिस को हम बिफोर डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कुछ और नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप ये पूरी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो यू सी के हर कुछ जो डिफरेंट हमारे पास आइटम्स बन रही हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिवीजन में इस तरह से नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और एक टर्म पूरी बन जाती है। वो जो नॉन डायमेंशनल टर्म्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अपेयर होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम्स के ऊपर वो टर्म्स, वो टर्म्स जो है थोड़ा सा जो है हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली टर्म हमारे पास है, ठीक है, इट इज बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर की जो टर्म है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की टर्म क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली रेशियो है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एक आपके पास इनर्शिया फोर्सेस है, ठीक है, और सेकंड आपके पास जो है वो विस्कस फोर्सेस है, ठीक है। अब जो इनर्शिया फोर्सेस हैं और विस्कस फोर्सेस जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, वहाँ पे हम उसको रेनॉल्ड्स नंबर को जो है वो अफेक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आपके पास है एक और इम्पॉर्टेंट नंबर, ठीक है, ये असल में आप आगे भी जाके कभी स्टडीज अपनी कंटिन्यू करोगे तो डिफरेंट आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें के नंबर्स अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है फ्रूट नंबर का, ठीक है। फ्रूट नंबर वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि आपका कोई चैनल फ्लो का प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई रिवर का प्रॉब्लम है, कोई डैम का प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके पास कोई फ्री सरफेस है, ठीक है, और ग्रेविटी का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने चैनल फ्लो की एग्जांपल दी, ठीक है। उस केस में जो इनर्शिया और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो आपस में जो है वो उनका क्या रेशियो है, वो कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम फ्रूट नंबर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टाइप की टर्म आपने जो है वो अभी देखी थी कि अपेयर हो रही थी रॉ वी स्क्वायर की, ठीक है। ये टर्म कब अपेयर होती है? जब हमारे पास प्रॉब्लम्स में प्रेशर चेंजेस आ रही हो, यानी कि प्रेशर लॉसेस हो या प्रेशर गेन कर रहा हो, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑयलर नंबर, ठीक है। ऑयलर नंबर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स इंक्लूड प्रेशर और प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है। और इसी तरीके से मूविंग ऑन हमारे पास कॉशी नंबर है, ठीक है। कॉशी और मार्क नंबर जो है दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ थोड़ी सी कन्वर्जन का फ़र्क है। ये चीज़ क्या चीज़ है आप लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। और बल्क मॉडुलस को मैंने समझाया था क्या वो कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जी मोइन बोलिए। सर ये जो ऑयलर नंबर और ऑयलर कांस्टेंट होता था, ये तो अलग अलग चीज है।
मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस सब्जेक्ट में, प्लीज रिकॉल करवाओ जल्दी से। सर फिजिक्स में हमारा एक होता था और एक मैथ में भी हम यूज करते थे ना ई। नहीं नहीं, वो वाला इक्वेशन डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स नॉट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले नंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज बेसिकली रेशियो बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया फोर्सेस, ठीक है। ये बेसिकली साइंटिस्ट एक है, ठीक है, उसके नाम के ऊपर ये बेसिकली नंबर जो है ना वो डिजाइन है या उसके नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो मार्क नंबर है वहाँ पे भी इनर्शिया और कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस होती हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नंबर है विच इज स्टॉल नंबर, ठीक है। स्टॉल नंबर क्या है? अगर फॉर एग्जांपल एक अनस्टेडी फ्लो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक सिलेंडर हो, ठीक है, तो उसके बैक साइड पे इस तरह से शेडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लो में दो वेलोसिटी, एक तो फ्लो की वेलोसिटी आती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ दिस शेडिंग, ठीक है। तो हम स्टॉल नंबर को कैलकुलेट करते हैं, एक नॉन डायमेंशनल नंबर बनता है जिसकी जो डायमेंशन होती हैं फ्रीक्वेंसी, डायमीटर ओवर यू, ठीक है। यानी कि जो मेन फ्लो है, ठीक है, उससे जो आपके पास ये जो वर्टेक्स शेड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशंस मतलब उनकी जो कन्वेक्शन स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। इसलिए उसको यहाँ पे लिखा होता है कि इनर्शिया ऑफ द लोकल फोर्स ओवर द इनर्शिया ऑफ द कन्वेक्टिव फोर्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कब है? ऑब्वियसली जब आपके पास अनस्टेडी फ्लो होगा, ठीक है ना। और लास्ट जो आप लोग नंबर देख सकते हैं विच इज दी वेबर नंबर, ठीक है। वेबर नंबर है इनर्शिया फोर्सेस ओवर सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है। तो जिन प्रॉब्लम में सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कोई बहुत स्मॉल कैपिलरीज हैं, ठीक है, वहां पे अगर सरफेस टेंशन का इफेक्ट है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में फिर हम जो है वो वेबर नंबर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मुझे इस वक्त आप लोगों को ये याद कराना जरूरी नहीं है कि जो है ना ये टर्म्स क्या है, ठीक है। अगर आप उसको याद ना भी करो तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्राई टू रिमेंबर जो इंपॉर्टेंट नंबर है, जैसे रेनॉल्ड नंबर है या फिर आपके पास वेबर नंबर है, मार्क नंबर है, ठीक है। इनके लिए ये रेशो पता होना चाहिए कि किस फोर्सेस का रेशो है ये, ठीक है। आप तो कभी भी कोई अगर कोई क्वेश्चन भी करेगा तो हमेशा वो फॉर्मूला नहीं पूछ रहा होता। अगर कोई रेनॉल्ड नंबर पूछेगा क्या होता है तो वो ये जानना चाहता है कि डू यू नो कि ये बेसिकली किन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बाद में हेल्प करे और आप इसको जो है ना प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको इस नॉलेज को, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल में हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है आई नीड टू स्टार्ट दी मॉडलिंग एंड सिमुलेटेड टॉपिक, ठीक है। मुझे एक दो बच्चों ने ये कहा है कि थोड़ा सा मैं स्लो चीज़ को बताऊं, ठीक है। तो आई हैव 3 to 4 minutes, ठीक है। इफ़ यू हैव क्वेश्चन और इफ़ यू वांट मी टू रिपीट एनी पार्ट तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं कर देता हूँ। सर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सर वापस से थोड़ा सा। अच्छा, बिल्कुल सर। ओके, सही। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। देखो, रिपीटिंग वेरिएबल्स, सर आपने डायमेंशंस निकाली थी ना, जी जी सुन उसके बाद जो आपने थर्ड पॉइंट कराया सर, उसके बाद 3 और 4 बस समझा दें बस। 3 और 4 ना, ये स्टेप 3 और 4, ठीक है। स्टेप 3 तो बहुत आसान है। देखो स्टेप 3 में कोई मसला नहीं है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हमने टोटल ये काउंट करने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया 7, ठीक है, 7, ठीक है। अब उसके बाद मुझे आर चाहिए। आर इज बेसिकली रेफरेंस नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। रेफरेंस डायमेंशंस जो मैं काउंट करूंगा, एक मास हो गई, लेंथ हो गई और टाइम हो गई, ठीक है। इसके अलावा किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई और डायमेंशन आ रही है? मास, लेंथ और टाइम के अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं, ठीक है। सिर्फ मास, लेंथ और टाइम सब में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मास को एक ले सकता हूँ, लेंथ को दूसरी ले सकता हूँ और टाइम को तीसरी, ठीक है। तो 1 2 3 रेफरेंस डायमेंशन मेरे पास हो गई 3, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है ना। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ, ठीक है, ये पाई फ्लो वाला प्रॉब्लम है, तो मेरे पास जो पाई टर्म्स है, ठीक है, पाई टर्म्स कितनी होंगी वो मुझे पता चल जाएंगी अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ, ठीक है। यही अगर मैं जो अभी हमने प्रॉब्लम अभी दूसरा वाला प्रॉब्लम किया था, ये पंप वाला, ठीक है, इसके लिए भी यही किया था, ठीक है। इसमें जो टोटल, अगर आप टोटल यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू कितनी थी, जो टोटल वेरिएबल्स थे वो 1 2 3 4 5, ठीक है, k = 5, ठीक है। रेफरेंस डायमेंशंस कितनी थी,
लेंथ, टाइम और मास, यही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो 3 हो गई, 5 टर्म्स जो मेरे पास बन जाएंगी, ठीक है, वो हो जाएंगी 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 3 कि हमारे पास 5 टर्म्स हो गई 2, ठीक है। अब मुझे 2 पाई सॉरी 2, ठीक है। अब मुझे 2 पाई टर्म्स बनानी है, ठीक है। 2 पाई टर्म्स बनानी है, तो पाई टर्म्स कैसे बनती हैं? पाई टर्म्स बनाने का सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या है? रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इनकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पावर एक्सपोनेंट्स में होगी, वो हम निकालते हैं, ठीक है। ये होगी नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले मुझे सब सिलेक्ट करना है कि मैं रिपीटिंग वेरिएबल्स को सिलेक्ट करूं, ठीक है। अब रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, रिपीटिंग के लिए सबसे पहला जो मुझे क्रॉस है, ठीक है, पहला क्रॉस क्या है, यानी कि किस वेरिएबल को मैं रिपीटिंग नहीं ले सकता? जो आपके पास डिपेंडेंट हो, ठीक है। डिपेंडेंट वाले को मैंने नहीं लेना है, ठीक है। डिपेंडेंट वाला था ये, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। रिमेनिंग बच गए 4, ठीक है। और टोटल रिपीटिंग वेरिएबल चाहिए कितने हमें, ठीक है। जितनी हमारे पास रेफरेंस डायमेंशंस हैं उतने ही रिपीटिंग वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स भी सेम ही होंगे जितनी हमारी रेफरेंस डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो मुझे डेंसिटी, क्यू, डायमीटर और ओमेगा में से 3 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सर मतलब कि जो हमारी रिपीटिंग वैल्यूज होंगी उसकी जो मतलब कि डायमेंशन होगी या तो वो एम, एल या टी पे डिपेंड कर रही हो, वो हाँ, रिपीटिंग। एम एल और टी पे डिपेंड कर रही हो, सिर्फ लेंथ और ओके सर। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम था ना, ये वाला, ठीक है। इसमें मैं अगर डी, एप्सिलॉन और लेंथ को नहीं ले सकता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो मुझे रूल्स डिफाइन है कि अगर मैं लेंथ को ले लूंगा, ठीक है, तो मुझे ये एंड पे आके खुद से इनकी पावर कैंसिल हो जाएगी, खुद ही नॉन डायमेंशनल बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ या तो डी ले लूं या फिर लेंथ ले लूं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होगा उसको एक मैं कंसिडर कर लूंगा, ज्योमेट्री को डायमीटर ले लूं या लेंथ ले लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई रूल कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि आपको डायमीटर लेना है या लेंथ लेना है। इट इज प्योरली योर चॉइस कि आप डायमीटर और लेंथ में से एक खुद से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यस सर। ओके, सो वंस आपने ये काम कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये काम करना है, ठीक है, कि अब इन चारों में से मुझे रिपीटिंग वेरिएबल्स में से 3 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज डेंसिटी, क्यू एंड डायमीटर, ठीक है। मैंने आपको पहले समझा दिया कि इनकी जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, इसकी -3 है, क्यू की जो है वो L3T-1 है, ठीक है, डायमीटर जो है वो लेंथ है, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे तीनों जो हमारे पास रेफरेंस डायमेंशंस हैं वो अपीयर हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, तो क्या हमारे पास ऐसी टर्म बन सकती है कि वो नॉन डायमेंशनल हो, ठीक है? नहीं, कभी भी ऐसी टर्म नहीं बन सकती जो नॉन डायमेंशनल हो, ठीक है। तो मेरे पास ये चॉइस ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये चॉइस भी यूज कर सकता हूँ, यू, क्यू, ओमेगा, ठीक है। दीज आर ऑल वैलिड चॉइसेस, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास मसला नहीं है इन चॉइसेस को यूज करने में, ठीक है। तो मुझे एक चॉइस यूज करनी थी, मैंने वो चॉइस यूज कर ली डेंसिटी डी और ओमेगा के फॉर्म में, ठीक है। क्यू को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मुझे प्लॉटिंग में ये इजी हो जाएगा, इसलिए क्यू को मैंने रिपीटिंग वेरिएबल नहीं रखा था। अगर मैं क्यू को भी रख लूंगा तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आप मतलब मेरी तो यही आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप प्रॉब्लम को समझना चाहते हो, ठीक है, तो ट्राई टू यूज अनदर वेरिएबल, ठीक है, यानी कि ड्रॉ क्यू और फॉर एग्जांपल डी को लेके सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर उसको वही रिजल्ट निकालने की कोशिश करो जो मैंने आपको प्लॉट करके निकाला है, ठीक है। वो आपके पास आ जाना चाहिए, कोई इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा था कि रिपीटिंग वेरिएबल टाइम आप हो रहा है, 1 मिनट और लूंगा बस, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स में पहला जो आपके पास क्रॉस है कि आपने डिपेंडेंट को नहीं लेना है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं लेना है। सेकंड आपके पास जो क्रॉस क्या है, उन सबका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन जो है विल नॉट फॉर्म ए पाई टर्म, ठीक है, यानी कि नॉन डायमेंशनल टर्म, ठीक है। थर्ड क्या चीज है,
सेम अगर सेम डायमेंशंस हो तो नहीं लेना है, ठीक है। सेम डायमेंशंस हो तो वो नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि लेंथ, डायमीटर, एरिया, ठीक है। अगर पावर भी एक्सपोनेंट में आ रही है ना, जैसे कि लेंथ का स्क्वायर सिंपल करो तो एरिया बन जाता है, तो वो भी हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ये वही चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन डायमेंशनल टर्म नहीं बननी चाहिए। नेवर पिक पैरामीटर दैट आर ऑलरेडी डायमेंशनलेस, जो पहले से अगर डायमेंशनलेस कोई चीज है उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसको यूज ना करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स को यूज ना करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि अगर कोई पावर है इसमें एक 5 पावर 2 लिखा हुआ है सिंपल, उसमें लेंथ भी मौजूद है, ठीक है, तो सिंपल जो लेंथ वाला है उसको यूज कर लें, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की तरफ ना जाए, ठीक है।